नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 2 जून और 2 जून बड़ा इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि 2 जून की रोटी 2 जून आज है। और आज हम पढ़ेंगे डीएनए। कहते हैं ना 2 जून की रोटी, तो 2 जून है आज और आज हम पढ़ेंगे डीएनए। हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है और ये संस्थान का नंबर है। दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक आज का है G7 समूह में बदलाव। देखते हैं क्या बदलाव हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को एक पुराना समूह बताते हुए इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और रूस को भी शामिल करने की बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के 46वें शिखर सम्मेलन को स्थगित करते हुए कहा है कि यह अपने वर्तमान प्रारूप में विश्व की विभिन्न घटनाओं का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यहाँ पे नोट में बता दिया गया है कि 46वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के कैंप डेविड में 10 से 12 जून के मध्य किया जाना था इसी महीने। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इस समूह में रूस, भारत, दक्षिणी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके G11 बना देना चाहिए। ठीक है, तो पहले G7 में जितने देश थे उसके बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को मतलब दक्षिणी कोरिया को, रूस को भी इसमें शामिल करके इसको G11 में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और जो G7 का शिखर सम्मेलन था वो 86वें शिखर सम्मेलन को स्थगित करते हुए अपने वर्तमान प्रारूप में विश्व की विभिन्न घटनाओं का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, उन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने। और 46वां शिखर सम्मेलन जो आयोजित हो रहा था वो अमेरिका के कैंप डेविड में 10 से 12 जून के मध्य होना था। और G7 में 4 देश और भी जो जुड़ जाएंगे उसके बाद G11 बना देना चाहिए, ये उनका सुझाव है डोनाल्ड ट्रंप का। अब हम बात करते हैं G7 समूह का अर्थ क्या है। G7 अर्थात ग्रुप ऑफ 7, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का एक समूह है। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं। अक्सर यूपीएससी के प्रीलिम्स में बार बार पूछा गया है। G7 में फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और कनाडा है। ठीक है, ये G7 में। और 4 अलग जो देश जो बात की जा रही है अभी, रूस है, भारत है, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये G7 के देश है। सातों के सातों देशों का नाम आप लोग देख लीजिएगा। ये फिगर के माध्यम से बताने का कोशिश किया गया है। 1973 के विश्व तेल संकट के बाद 1975 में G6 की स्थापना हुई थी। ठीक है, कनाडा वर्ष 1976 में इस समूह में शामिल हुआ। 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के नाम से जाना जाता था, अर्थात G7 को G8 के नाम से जाना जाता था। हालांकि वर्ष 2014 में रूस का क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिए जाने के पश्चात समूह को एक बार फिर पुनः G7 कहा जाने लगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। 1973 का जो विश्व तेल संकट के बाद 1975 में G6 की स्थापना हुई थी और कनाडा 1976 में इसमें शामिल हुआ था। वर्ष 1997 में रूस को इस समूह के शामिल होने के बाद G7 को G8 के रूप में जाना जाता था। हालांकि 2014 में जो क्रीमिया के विवाद में रूस को क्रीमिया के विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिया जाने के बाद पुनः वो G7 कहा जाने लगा। अब हम देखते हैं कि भारत का क्या पक्ष है। सबका पक्ष तो हम जान लिए, डोनाल्ड ट्रंप का भी पक्ष जान लिए। अब हम भारत का पक्ष देखते हैं। वर्ष 2019 में आयोजित 45वें G7 शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति 45वें शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले 4 भागीदार देशों, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चिली, भारत और दक्षिणी अफ्रीका और 5 अफ्रीकी भागीदार जिसमें बुर्किना, सेनेगल, रवांडा और दक्षिणी अफ्रीका और अफ्रीका संघ आयोग के अध्यक्ष तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा जैसे बुर्किनो लिखा हुआ है तो थोड़ा हिंदी अगर कहीं भी अगर आपको देवनागरी में कुछ कन्फ्यूजन हो तो जो मैं बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ उसको कि वर्ष 2019 में आयोजित 45वें
G7 शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले 4 भागीदार देशों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चिली, भारत और साउथ अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और 5 अफ्रीकी भागीदारों, जिसमें बुर्किना फासो, सेनेगल, रवांडा और दक्षिणी अफ्रीका, और अफ्रीका संघ आयोग के अध्यक्ष तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया था। भारत सदैव से ही संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड किंगडम जैसी संस्थाओं में सुधार का पक्षधर रहा है। ऐसे में यदि भारत जी समूह का हिस्सा बनता है तो उसे वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये भारत का पक्ष है। इसका पूरा का पूरा डिटेल मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई 4 और देशों को इसमें इंक्लूड किया जाए। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और रूस को भी इसमें शामिल करने की बात कहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि 46वें शिखर सम्मेलन को स्थगित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने वर्तमान प्रारूप में विश्व की विभिन्न घटनाओं का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने ये कहा था। और 46वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होना था ये भी मैंने आपको बता दिया। अमेरिका के कैंप डेविड में 10 से 12 जून को मध्य किया जाना था। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इसमें समूह में शामिल होने के बाद G7 अब G11 हो जाएगा। ठीक है, G7 समूह का पूरा अर्थ मैंने बता दिया। ग्रुप ऑफ 7 कौन कौन से देश है, सारा देश का नाम मैंने आपको बता दिया, ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और G7 कब 1973 बता ही दिया हूँ कि विश्व तेल संकट के बाद 1975 में G6 की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद कनाडा 76 में बना, शामिल हुआ 77 में। रूस के शामिल होने के बाद जो G7 G8 में हो गया। फिर 2014 में फिर रूस को क्रीमिया के विवाद के बाद समूह से निष्कासित किया जाने के बाद फिर पुनः वह G7 कहलाने जाने लगा, बता दिया गया है। भारत का पक्ष बता ही दिया गया कि क्या कहा गया है। 45वें G7 के शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा था। और भारत सदैव से ही यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं में सुधार का पक्षधर रहा है। ऐसे में यदि भारत G7 समूह का हिस्सा बनता है तो उसे वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा G7 का पूरा डिटेल है। G7 और 4 जो देश है G11 की जो बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। G7 में कितने देश हैं, कब स्टार्ट हुआ था, कब आया था, कब कोई देश इंक्लूड हुआ था, कब बाहर हुआ था, सारा देख लीजिएगा। ठीक है, खास करके ध्यान से इन सबको तो ज़रूर देखिए आप लोग। और जो देश हैं सातों के साथ G समूह अक्सर यूपीएससी में पूछ देता है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये भी यूपीएससी के 2018 में पूछ चुका है पीटी में। चीन द्वारा थाड का विरोध। हाल ही में चीन ने दक्षिणी कोरिया में अमेरिका की थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है। दक्षिणी कोरिया में स्थित अमेरिकी बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के एक नए संस्करण की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद चीन ने यह आपत्ति दर्ज कराई है। चीन ने एक बयान में जारी कर अमेरिका से आग्रह किया है कि चीन और दक्षिणी कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान न पहुंचाए। ये गलत थोड़ा लिखा है हिंदी, लेकिन आप द्विपक्षीय समझिए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, कुछ हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, देवनागरी थोड़ा सही से टाइप नहीं हो पाया है। द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान न पहुंचाए, ये चीन का बयान है। उसने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है कि चीन और साउथ कोरिया के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान न पहुंचाए। दक्षिणी कोरिया ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि मिसाइलों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है, केवल उन्हें नए संस्करणों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। ये साउथ कोरिया का कहना है। अब हम बात करते हैं पृष्ठभूमि का। दक्षिणी कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना द्वारा थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली को संचालित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अमेरिकी सेना द्वारा थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली को संचालित किया जाता है। उत्तरी कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के मद्देनज़र अमेरिका ने संभावित हमलों के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई के लिए दक्षिणी कोरिया में थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती की थी। आपको पता ही है कि उत्तरी कोरिया में एक तनासा है जिनका नाम बड़ा भयंकर है। हैं तो छोटे कद के, लेकिन खुरापात बहुत करते हैं वो। वर्ष 2017 में उत्तरी कोरिया द्वारा जापान में स्थित अमेरिकी ठिकानों की दिशा में कुछ मिसाइलों का प्रक्षेपण किए जाने के पश्चात कोरियाई प्रायद्वीप में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा बढ़ गई थी। तब से चीन अमेरिका की इस तरह की गतिविधियों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो ये कहा गया था, जो मैंने बताया कि थाड का जो विरोध किया जा रहा है चीन द्वारा, पूरा मुद्दा आपको बता ही दिया है कि हाल ही में चीन ने दक्षिणी कोरिया में अमेरिका की जो थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है। और क्यों दक्षिणी कोरिया में, आपको पता है कि अमेरिकी बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के नए प्रसंस्करण की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है। और चीन ने एक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका से आग्रह किया है कि वह चीन और दक्षिणी कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान न पहुंचाए।
दक्षिणी कोरिया ने भी एक बयान जारी कर कहा कि मिसाइलों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है, उन्हें केवल नए संस्करणों तक प्रतिस्थापित किया गया है। पृष्ठभूमि में आपको बता दिया हूँ कि पृष्ठभूमि आखिर था क्या, माजरा क्या था। दक्षिणी कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना द्वारा थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली को संचालित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तरी कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों के मद्देनज़र अमेरिका ने संभावित हमलों के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई के लिए दक्षिणी कोरिया में थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती की थी। वर्ष 2017 में आपको ये भी बताया हूँ मैं कि उत्तरी कोरिया द्वारा जापान में स्थित अमेरिकी ठिकानों की दिशा में कुछ मिसाइलों का परीक्षण किए जाने के पश्चात कोरियाई प्रायद्वीप में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा बढ़ गई थी। तब से चीन और अमेरिका की इस तरह की गतिविधियों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता है। करते रह दीजिए, उसका काम ही यही है। तो यहाँ देखिए थार्ड जो किया जा रहा, पढ़ते हैं कि थार्ड आखिर है क्या। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ध्यान से अंग्रेजी पढ़ लीजिए, ऐसे ही कल मैंने क्वेश्चन आप लोग को दिया था टेस्ट सीरीज में कि इंग्लिश और हिंदी दोनों गड़बड़ा दिया था और आप लोग खुद कंफ्यूज, कई लोग हो गए थे। तो थार्ड का देख लीजिएगा, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। चलिए हम बात करते हैं थार्ड के बारे में। थार्ड का पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ मिसाइल रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है। और ये देखिए थार्ड का खूबसूरत सा फोटो दिख रहा है, खूबसूरत सा फोटो, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग फोटो को, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है आराम से देखिए। यह अंतरिक्ष आधारित और जमीन आधारित निगरानी स्टेशन से जुड़ा होता है। यह स्टेशन अपनी तरह आने वाली मिसाइलों के बारे में थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइल को डेटा ट्रांसफ़र कर खतरे के प्रकार के बारे में सूचित करता है। यह 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर ऊंचाई तक मार करने में सक्षम होता है। इस टेक्नोलॉजी हिट टू किल है, अर्थात सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं बल्कि नष्ट कर देती है, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है हिंदी में कुछ कन्फ्यूजन हो आप लोगों को। यह टेक्नोलॉजी हिट टू किल है, अर्थात सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं है बल्कि नष्ट कर देती है, ठीक है। तो ये रहा पूरा थार्ड के बारे में चीन द्वारा जो पूरा बताया मैंने कि विरोध किया जा रहा है। और यूपीएससी के पीटी के 2018 में एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब वैसे भी चाइना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस समय हो गया है, देख ही रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए, क्या पूरे विश्व के लिए एकदम सबकी नज़र में चढ़ा है, बहुत जल्दी करारा जवाब मिलेगा। चलिए तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राष्ट्रीय एआई पोर्टल और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ कार्यक्रम, ठीक है। ये हेडिंग है, ध्यान से देख लीजिएगा हेडिंग को। हाल ही में श्री रविशंकर प्रसाद ने भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। श्री रविशंकर प्रसाद, ठीक है, मंत्री जी हैं। अब डिपार्टमेंट का नाम बताऊंगा अभी, थोड़ा रुक के पढ़िए आप लोग आगे। राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, देखते हैं क्या है। इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय और आईटी उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। MEITY का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और आईटी उद्योग का NASSCOM संयुक्त रूप से मिलकर इस पोर्टल को चलाएगा। यह पोर्टल भारत में एआई से संबंधित विकास के लिए एक स्टाफ डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। भारत में एआई से संबंधित लेखों, स्टार्टअप, एआई में निवेश फंडों, संसाधनों, कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे संस्थानों को साझा करेगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा काम रहेगा, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। जो मैंने बताया कि इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय और आईटी उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। MEITY का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय, वही MEIT लिखा हुआ है, का डिवीजन और आईटी उद्योग का NASSCOM संयुक्त रूप से मिलकर इस पोर्टल को चलाएगा। यह पोर्टल भारत में एआई से संबंधित विकास के लिए एक स्टाफ डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा और भारत में एआई से संबंधित लेखों, स्टार्टअप, एआई में निवेश फंडों, संसाधनों, कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे संस्थानों को साझा करेगा। और ये देखिए, आईटी मिनिस्टर लॉन्चेज नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया। और ये हैं हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद साहब हैं, जो पटना साहिब से सांसद हैं और सभी लोग इनसे बारे में भली बात परिचित भी होंगे। इसके द्वारा पोर्टल पर दस्तावेजों, केस स्टडी, अनुसंधान रिपोर्ट आदि को भी साझा किया जाएगा। इसमें एआई से संबंधित शिक्षा और नई नौकरी की भूमिकाओं के बारे में भी एक सूचना होगी, ठीक है। तो ये रहा पूरा राष्ट्रीय एआई पोर्टल रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ कार्यक्रम का पूरा डिटेल।
ये IT मिनिस्टर बता ही दिया आपको मैंने। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ कैसे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवा छात्रों को एक मंच प्रदान करना है और उन्हें नए युग के तकनीक, माइंडसेट, प्रासंगिक AI कौशल सेट और आवश्यक AI टूल सेट तक पहुंच प्रदान करने के साथ साथ सशक्त बनाना है, जिससे उन्हें भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार किया जा सके। ठीक है, तो ये इस रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि देश के युवा छात्रों को एक मंच प्रदान करना है और उन्हें नए युग के तकनीक के साथ माइंडसेट, प्रासंगिक AI कौशल सेट और आवश्यक AI टूल सेट तक पहुंच प्रदान करने के साथ साथ सशक्त बनाना है, जिससे उन्हें भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार किया जा सके। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन जो बताए इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय जो बताया हूँ MEITY द्वारा इंटेल इंडिया के सहयोग से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समर्थन से शुरू किया गया है। DOGE&L राज्य शिक्षा विभाग को पात्रता मानदंडों के अनुसार शिक्षकों को मनोनीत करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए इंटेल के द्वारा किया जाएगा। जो इंटेल मैंने आपको बताया है अभी कि ये देखिए कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और MEITY द्वारा इंटेल इंडिया के सहयोग से, ये इंटेल लिखा है ना, इंटेल इंडिया के सहयोग से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जो DOSE का जो फुल फॉर्म बता दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समर्थन से शुरू किया गया है। तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग राज्य शिक्षा विभागों को पात्रता मानदंडों के अनुसार शिक्षकों को मनोनीत करने में मदद करेगा। ये फ़ोटो पूरा देख लीजिए आप। AI फॉर यूथ, ठीक है, रविशंकर प्रसाद, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ एंड जस्टिस, सूचना और, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ युवाओं को AI के लिए तैयार होने और उनके कौशल गैप को कम करने में मदद करके युवाओं को सशक्त बनाएगा, जबकि युवाओं को सार्थक रूप से प्रभावी सामाजिक समाधान के लिए सक्षम बनाएगा। यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के छात्रों को पूरे देश तक पहुंच बनाने और उन्हें समावेशी रूप से कुशल कार्यबल का हिस्सा बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये कि पूरा का पूरा आपको डिटेल दे दिया गया है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ का, पढ़ लीजिएगा आप लोग आराम से। अब हम बात करते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। साधारण शब्दों में AI का मतलब होता है इंसान की सोचने, समझने और भावनाओं को मशीनों के अंदर डाल देना। दूसरे शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जिसके तहत मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, निर्णय लेने, समस्या समाधान और सीखने की क्षमता का विकास करना है। अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कैसे हुई। जब इतनी बात हुई तो ये भी जान लें। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है, तो याद रखिएगा जॉन मैकार्थी को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में हो गया था, किंतु इसकी महत्ता को 1970 के दशक में मिली, महत्ता को पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुति के बाद अन्य देशों ने भी इसकी ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए LV नामक एक प्रोजेक्ट बनाया था, ध्यान से लिख लीजिएगा, LV नामक प्रोजेक्ट जो था ब्रिटेन ने बनाया था। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यूरोपीय संघ ने 1983 में कुछ निजी संस्थानों ने मिलकर AI पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा AI का डिटेल मैंने आपको बता दिया है, आपको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने प्रकार हैं। तो पहला है प्योरली रिएक्टिव माने पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, दूसरा है लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड माने सीमित स्मृति, और तीसरा है ब्रेन थ्योरी, मस्तिष्क सिद्धांत, चौथा है आत्मचेतन सेल्फ कॉन्शियस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर सिस्टम 1997 में शतरंज के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से शामिल रूस के गैरी कास्परोव को हरा चुका है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर सिस्टम 1997 में शतरंज के ये सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शामिल रूस के जो गौरी कासापोरोव को हरा चुका है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हरा चुका है। ठीक है, तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण पूरा का पूरा डिटेल, सारा का सारा मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैंने G7 बता ही दिया आप लोगों को। G7 में कौन कौन से देश हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाहते हैं, G7 का कहाँ पे आयोजन हुआ ये भी मैंने बता दिया था। 4 कौन कौन से देश हैं, G7 के बाद G11 जो होना चाहते, मैंने डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बार बार कि 4 और देशों को शामिल किया जाए। G7 का अर्थ बता दिया, ग्रुप ऑफ 7 कितने देश है ये भी बताया मैंने आपको, और कब कब स्टार्ट हुआ था, कौन आया था, कौन इनकमिंग हुआ था, किसका आउटगोइंग, मतलब कौन आया कौन चला गया, सब बता दिया। 2014 में रूस भी हट गया, पहले G8 था, फिर G7 हो गया। भारत का पक्ष क्या है बता दिया गया, पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से आप लोग। ठीक है, भारत सदस्य ही G7 का पक्षधर रहा है, सबको बता ही दिया हूँ। चीन द्वारा थाट का विरोध किया हुआ बता ही दिया हूँ, सारा का सारा माजरा। 2 बार इसीलिए रिपीट करता हूँ ताकि जिन लोगों ने नहीं सुना ध्यान से सुन ले उन चीज़ों को। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। पृष्ठभूमि पूरी बता दी गई है कि ये पूरा का पूरा खिचड़ी कैसे तैयार हुआ था, सारा का सारा देख लीजिए। 2017 में उत्तरी कोरिया ने जापान के ऊपर क्या किया था, फिर उसके बाद एक्शन लेना पड़ा। थार्ड का पूरा फुल फॉर्म में बता दिया गया है, थार्ड का क्या है, क्या काम करता है, सब कुछ डिटेल पूरा बता दिया गया है। ठीक है, कितना रेंज है, कितने किलोमीटर का है, कैसे कैसे क्या काम करता है, सब बता दिया गया है। राष्ट्रीय AI पोर्टल फॉर रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ फॉर कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग पूरा। किस मंत्रालय द्वारा दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय और IT उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया, पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। काम क्या करता है देख लीजिए, खूबसूरत सा इनका फ़ोटो, ये सब पढ़ लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ पढ़ लीजिएगा, और इसका क्या क्या काम है, कौन कौन चालू करेगा, इंटेल ने क्या कर रहा है, इंटेल इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है, ये सब पढ़ लीजिएगा। और ये काम क्या क्या है, इसका पूरा का पूरा उद्देश्य क्या है, सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई थी, पूरा का पूरा डिटेल सब बता दिया गया, एक लाइन बता दिया गया, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल दे दिया गया आप लोग को। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या काम करता है, कैसे सोचता है, ये सारा का सारा डिटेल दे दिया गया है। तो चलिए, ये रहा आज का महत्वपूर्ण DNA। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं 8:30 बजे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। 8:30 बजे मिलते हैं पेड ग्रुप मेंबर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।